कोई जरूरी नहीं कि वो हर दुनिया के हर क्षेत्रों में, हर हर समाजों में सफल हो, हर देशों में सफल हो। ये राजनीति में इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता रही, बहुत बड़ी महत्ता रही। इन्होंने सार्वभौमिक सिद्धांतों को बड़ा व्याख्यान अर्थात मेटारनेटिव कह करके नकार दिया। मेटारनेटिव कह करके इसको नकार दिया। अब आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद में अंतर। आधुनिकतावाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद में अंतर। व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म? हालांकि जैक्स डेरिडा और माइकल फोको ने इस सिद्धांत को बहुत बल दिया, इस नाते इनका मैं नाम दोबारा लिख दिया। फ्रेडरिक जैसमन क्या है दोनों में अंतर, आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद में? आधुनिकतावाद का मानना है कि सत्य सार्वभौमिक है, निश्चित है, सभी के लिए एक समान है। उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है कि सबका सत्य अलग अलग है, वो सार्वभौमिक नहीं है बल्कि सापेक्ष है, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। मानव का विकास, मानव का स्वभाव सब कुछ सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। जैसे जैसे जहां की सामाजिक परिस्थितियां बदलती हैं, उसकी विचारधारा और उसका सत्य भी बदलता है। यह पहला अंतर है। दूसरा, वैज्ञानिकों इतिहासकारों की सामाजिक व्याख्या सार्वभौमिक नहीं है। जो वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार हैं, उनकी जो व्याख्याएं हैं वो सभी समाजों के लिए एक नहीं है, हर समाज के लिए अलग अलग हैं। उनका हर समाज के लिए अलग अलग स्वरूप बदलेगा। वो वस्तुनिष्ठ और सर्वमान नहीं है, बल्कि वो उनका महत्व और उनकी चीजें अलग अलग होंगी। जबकि आधुनिकतावाद मानता है कि सभी जो वैज्ञानिक चिंतन है वो सार्वभौम सिद्ध है, सबके ऊपर लागू होगा। और उत्तर आधुनिकतावाद मानता है कि हर समाज का अपना अपना चिंतन है, अपना अपना ज्ञान है और हर समाज में उसकी अलग अलग उपयोगिता है। आधुनिकतावाद मानता है कि जो बुद्धि है, विवेक है, विज्ञान है, वो समाज की प्रगति का आधार है। उत्तर आधुनिकता का मानना है कि बुद्धि और विवेक को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन सबके बुद्धि और विवेक को स्वीकार करते हैं, किसी एक के नहीं, किसी एक थोपी विचारधारा को नहीं। और विज्ञान को वो कतई मानव विकास का आधार नहीं मानते हैं, बल्कि मानते हैं कि इससे संभ्रांत वर्गों ने अपने नीचे के वर्गों का शोषण किया, मानव का विनाश हुआ, तरह तरह के उसके ऊपर अत्याचार हुए और वो विकास की जगह पे विनाश किया। विज्ञान की तकनीक का प्रयोग करके कुछ संभ्रांत वर्गों ने, कुछ संभ्रांत लोगों ने लोगों का तरह तरह के शोषण किया। आधुनिकता का मानना है कि बुद्धि, तर्क, विवेक सार्वभौमिक है, सबके लिए मान्य है, सबके लिए सत्य है। उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है कि सबकी बुद्धि अलग, सबके विचार अलग, सबके सत्य अलग और अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग है। आधुनिकतावाद का मानना है कि सबके लिए एक तरह का सत्य, एक तरह के सार्वभौमिक विचार, निरपेक्ष विचार। और उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है कि मानव स्वभाव वहां और विकास वहां की परिस्थितियों का उपज होता है, वहां की परिस्थितियों का, जहां वो है उन परिस्थितियों का उपज होता है। साथ ही उस हर परिस्थिति जब बदलती है तो उसका विचारधारा, उसका स्वभाव, उसका चिंतनशीलता, उसकी सोच बदल जाती है। उसके विकास के अलग अलग स्वरूप आते हैं। इस नाते किसी एक विकास को हम मान लें, निश्चित रूप से मॉडल मान लें, यह ठीक नहीं है। आधुनिकतावादियों ने बौद्धिक आंदोलन की मान्यता के अनुसार भाषा को मानव स्वभाव का प्रतिबिंब माना, जबकि उत्तर आधुनिकतावादियों ने का मानना है कि परिस्थितियों के साथ और
स्थानों के अनुसार भाषा का स्वरूप भी बदल जाता है, उसमें प्रयुक्त शब्द बदल जाते हैं। हर भाषा अपने सामाजिक परिस्थितियों और मान्यताओं के अनुसार बदल जाती है। और फ्रांस के विचारक जैक्स डेरिडा का इसमें विशेष योगदान है। जैक्स डेरिडा का कि भाषा हर स्थान की भाषा अपनी बदल जाती है, उसके शब्द बदल जाते हैं, उस हर परिस्थिति के अनुसार भाषा के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। जैसे परिस्थिति बदलती है, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। इस नाते वो कोई शब्द के लिए सार्वभौम नहीं हो सकता है। उत्तर आधुनिकतावाद ज्ञान की निश्चितता का विरोध करता है कि सबके लिए एक निश्चित ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आधुनिकतावाद ये मान के चलता है कि सबके लिए एक तरह का ज्ञान है, सिद्ध ज्ञान है, सार्वभौम है, सभी के लिए है। जबकि उत्तर आधुनिकतावाद ये मानता है कि सबके लिए अलग अलग ज्ञान है और सबके लिए एक ज्ञान कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसी जैसी ज्ञान कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता है, बल्कि सापेक्ष होगा, ऐसा मानना है उत्तर आधुनिकतावादियों का। उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है कि समाज और इतिहास के सामान्य सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत दिया, द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र में सिद्धांत दिया। उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है कि कोई भी सिद्धांत, चाहे सामाजिक रूप से हो, ऐतिहासिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, वो सभी समाज और सभी परिस्थितियों के लिए एक समान नहीं हो सकती है। समाज बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, उसका सिद्धांत भी बदलेगा। इस नाते किसी समाज और इतिहास का सामान्य सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। सामान्य सिद्धांत झूठे हैं, थोपने वाले हैं, किसी की मर्जी लादने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे समाज की परिस्थितियां, समाज के स्वरूप, समाज की स्थितियां, रूपरेखाएं बदलेंगी, उनका सिद्धांत भी बदलेगा। उत्तर आधुनिकतावाद की इन सब तमाम विशेषताओं के बाद अंत में इनकी आलोचना, उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना है। पहली समस्या यह है कि उत्तर आधुनिकतावाद के लोगों का मानना है कि सबका सत्य अलग अलग है। अगर सबका सत्य अलग है, तो फिर कौन से सत्य को माना जाए? तब तो हर किसी सत्य को माना ही नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति दूसरे के सत्य को नकार देगा, विचार को नकार देगा, बुद्धि को नकार देगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस आधार पे इनकी भी बात को नकार दिया जाए, उत्तर आधुनिकतावादियों के भी। तो उत्तर आधुनिकतावाद की जो सबसे बड़ी समस्या है विचारधारा की, कि ये हर सबके सत्य अलग अलग हैं। कोई नैतिक विचार, दर्शन, कोई व्यू इनका नहीं है। सबके अपने अपने दर्शन हैं, अपनी अपनी नैतिकता है, अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी भाषा है, अपने अपने भाषा के शब्द हैं, अपने अपने विवेक और ज्ञान है। तो जब सबका सत्य अलग अलग है, तो किस सत्य को माना जाए? यानी इनके भी सत्य का कहीं कोई निर्धारण नहीं है, पहली समस्या। दूसरी आलोचना की एक सुव्यवस्थित विचारधारा का अभाव। यह विचारधारा एक सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं है, ऐसा इनके आलोचकों का मानना है कि ये कोई एक अच्छी विचारधारा प्रस्तुत नहीं कर पाए, बल्कि यह केवल आधुनिकतावाद की आलोचना में ही रह गए। केवल इनका सारा जोर, सारा ज्ञान आधुनिकतावाद की आलोचना में रह गया। इन्होंने कोई निश्चित विचारधारा नहीं दे पाए। तीसरा, विरोधाभासी दृष्टिकोण। इनका जो दृष्टिकोण है वो विरोधाभासी है, अपने ही विरोधों से भरे पड़े हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि सबका सत्य अलग है, सबका कोई सत्य सार्वभौमिक नहीं है। तो अगर सबके अपने अपने सत्य हैं, तो किसके सत्य को माना जाए, किसकी बात को माना जाए? और अगर ऐसा ही है तो फिर इनकी बात को भी माना जाए। अगली आलोचना, हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र विचारधारा रखता है। जब हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, तो निश्चित रूप से विरोध बढ़ेगा। और सहमति का आधार कैसे माना जाए, एक बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे एक विचार के आधार पर, एक किसी चिंतनशीलता के आधार पर सभी समाज के लोग सहमत हों।
क्योंकि बिना किसी को सहमति हुए बिना किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। कहीं न कहीं हमको किसी न किसी विचारधारा पे, किसी न किसी सत्य पे, किसी न किसी ज्ञान के स्वरूप पे सहमत होना होगा, और यह सहमत का सिद्धांत को नकार देते हैं। तो ये तो बड़ी समस्या पैदा हुई, बड़ा विरोध शुरू हो जाएगा, और एक असहमति का भाव पैदा होगा। ये वास्तव में एक बड़ी समस्या पैदा करने वाली है। कुछ विद्वानों ने कहा कि इन्होंने तर्क को नकार दिया, सार्वभौमिकता को नकार दिया, सत्य को नकार दिया, सबके कोई सहमति का शब्द ही नहीं बनाया, बुद्धि और विवेक सबका अलग अलग, कोई इसी बुद्धि और विवेक के किसी मान्य विचारधारा पे सहमत नहीं है। तो ये अपने ही विचारों में अस्पष्ट हैं, इनकी धारणाएं आपस में अलग अलग हैं। विज्ञान की गलत आलोचना। विज्ञान ने मानव विकास के लिए बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त किया है, और ये विज्ञान के बहुत बड़े आलोचक हैं। इनका मानना है कि विज्ञान से शोषण होता है, विज्ञान से एक वर्ग दूसरे वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित करता है, जो गलत है। इन्होंने विज्ञान की एक गलत व्याख्या दिया है, और मानव विकास में तकनीक का, विज्ञान का बड़ा योगदान है, जिसे मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी इनकी गलती है। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक दिशाहीन चिंतन है, इनका कोई चिंतन का कोई अपनी सही दिशा नहीं है, बल्कि ये केवल आधुनिकतावाद की आलोचना में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा दे रहे हैं। सारी ऊर्जा आधुनिकतावाद की आलोचना में लगा दे रहे हैं। इस नाते ये विचारधारा ठीक नहीं है, क्योंकि इनका सारा इनका ज्ञान आलोचना में चला जा रहा है आधुनिकतावाद के। कुछ विद्वानों का मानना है, जिसमें नोआम चोम्स्की एक विचारक है, नोआम चोम्स्की। इनका मानना है कि उत्तर आधुनिकतावाद अर्थहीन है। उत्तर आधुनिकतावाद अर्थहीन है, क्योंकि इनके विचारों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया है। क्योंकि इन्होंने विचारों के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं किया है। क्योंकि इन्होंने तो नोआम चोम्स्की का मानना है कि उत्तर आधुनिकतावाद अर्थहीन है, क्योंकि इन्होंने विचारों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया है। कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया है। यह इनकी बहुत बड़ी आलोचना है। अब हम देखें लास्ट में, तो जो टॉप मोस्ट के उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, वो सब के सब रेडिकल्स हैं। खुद वो कहीं न कहीं वामपंथ विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। अपनी विचारधारा को तो कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की विचारधारा को सुनना नहीं चाहते हैं। जब वो कह रहे हैं कि सबका सत्य अलग, सबकी विचारधारा अलग, कोई किसी की विचारधारा को न लादे, फिर इनकी विचारधारा को क्यों सुना जाए? एक बहुत बड़ी आलोचना है इस विचारधारा की, क्योंकि इसके जो बड़े टॉप लेखक विचारक हैं, वो खुद अपनी विचारधारा को दूसरे के आधार पर जोड़ना चाहते हैं, ऊपर थोपना चाहते हैं, जबकि ये खुद मानते हैं कि किसी की विचारधारा को अगला कोई न स्वीकार करे न माने। तो ये खुद अपने आप में बड़ा ही अंतर्विरोध है। वास्तव में इस विचारधारा ने इस विचारधारा का जो सबसे बड़ा आलोचना रही कि इसने सत्य को सार्वभौमिक मानने से रोका, सबके अपने अपने बुद्धि, विचार, बौद्धिकता को स्थापित करने की बात कही, विज्ञान की आलोचना की। ये सब इनकी आलोचना रही। लेकिन अंत में हम निष्कर्ष को देखें तो इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में हर व्यक्ति के अपने
विवेक ज्ञान चिंतन को स्थापित किया। हर व्यक्ति के सत्य को स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने समाज में जो विशिष्ट वर्ग हैं उनकी महत्ता को स्थापित किया। और सबसे अच्छी बात है कि जो समाज जो उपेक्षित वर्ग हैं, वर्ग को इन्होंने अलग पहचान दी, महत्ता दी। तो सबसे अच्छी बात है कि जो पश्चिम का विकास का मॉडल था उसको इन्होंने नकारा, क्योंकि पश्चिम के विकास के मॉडल का यह मानना था कि ये जो मेरा सफल मॉडल है राजनीतिक, ये पूरी दुनिया के लिए सफल है। कहीं भी प्रयोग कीजिए ये सफल है और पूरी दुनिया को चाहिए इस मॉडल को अपनाएं। इस विचारधारा की सबसे बड़ी राजनीतिक उपयोगिता है कि इन्होंने इस मॉडल को नकार दिया पूरी दुनिया के लिए। कहा हर देश का अपने विकास की परिस्थितियां अलग अलग हैं और मनुष्य का बुद्धि, विचार, विवेक, ज्ञान वहां की सामाजिक परिस्थितियों का उपज है, वहां की परिस्थितियों का उपज है। इस नाते विकास भी वहां की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होगा। कोई एक निश्चित मॉडल कहीं नहीं थोपा जा सकता है। कोई मॉडल, कोई सफलता अगर पश्चिम में है राजनीतिक, तो कोई जरूरी नहीं कि वो हर जगह हो। इस नाते किसी मॉडल को थोपना किसी दूसरे जगह ले आकर के गलत है। ये राजनीतिक चिंतन में, राजनीतिक विकास की धारा में बहुत बड़ा इनका योगदान है। बहुत महत्व है कि इन्होंने पश्चिम के मॉडल को थोपने के बजाय दुनिया के अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपने अपने मॉडल को लाने के लिए, अपने अपने परिस्थितियों के अपने अनुसार अपने विकास करने को के आयाम को स्थापित किया। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जय हिंद।